बोल नहीं पाता। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन हमने किया था। बस बेटा बस। सर हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी क्लासेस की? रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी? गुड क्वेश्चन। जल्दी मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी जल्दी। सर जल्दी करवा दो, क्योंकि ना फिर एक टाइम बाद सिलेबस बहुत आगे चला जाता है ना, फिर वो पढ़ने का टाइम नहीं लगता। अच्छा ठीक है। अभी तो इनिशियल में है, तो फिर अभी तो फिर में पढ़ लेंगे। वो एक्चुअली कुछ एक दो क्लासेस ना रिकॉर्ड हुई नहीं थी, एक तो छोड़ के बाकी की भेज देना। हाँ मैं भेज दूँगा। तो मुझे कुछ एक दो चीजें देखनी है इसमें। हाँ जी बेटे, हम लोग लास्ट क्लास में जो कर रहे थे, यहाँ तक कर लिया था, ये हो गया था हमारा। तो कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया था हमें, प्रपोजल का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने ये वेयर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय लेटर्स सेंड बाय पोस्ट कर लिया था। यस सर। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स यहाँ पर थे। मैंने कहा था एक केस स्टडी भी इसमें देखना है हमें। टेलेक्स मैंने बताया था एक सिस्टम था कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और साथ साथ टाइपिंग भी चलती है और एकदम से तुरंत इंस्टेंटली होता है, जैसे हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। उसमें बस शक्ल नहीं दिखाई दे रही होती, फोन पर हम लोग बात कर रहे हैं और साथ में कम्युनिकेशन चल रहा है इन वर्ड्स इन रिटर्न। तो सर रिटर्न में हम क्या लिख रहे हैं फिर? भाई एग्जैक्ट कम्युनिकेशन। बिल्कुल वही चीज चलता है। जब बात कर रहे हैं तो लिखना होगी। जैसे सर अदालत में होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं सिंपल हाय, तो आपने वहां पर हाय भी लिख दिया। जैसे व्हाट्सएप पर आप करते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि सारा कुछ आप लिखें और सारा कुछ बोलें। तो जरूरत की चीज थी वो लिख दी और जो बाकी की बातें थी वो फोन पर कर दी, ऐसे होता है। तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको एक टेलेक्स मैसेज दे रहा हूँ तो प्लीज रीड इट, तो उसके पास तुरंत पहुंच गया। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई मैं आपके साथ इस तरह की एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, वो चीज। और टेलेक्स में उसने तुरंत कम्युनिकेट कर दिया वहां से भी, तो उसको माना गया कि आपने फोन पर बात कर। जब आ रही थी बात, इसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा एक बार पढ़ें और एक केस डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। एंटोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर फास्ट कॉर्पोरेशन, ये केस हम आज डिस्कस करेंगे। एंटोस लिमिटेड वर्सेस माई फास्ट कॉर्पोरेशन। इस केस में हुआ क्या, थोड़ा सा पहले ब्रीफ समझ ले, फिर मैं इसके आपको फैक्ट्स दिखाकर उसका बताऊंगा कि क्या हुआ था। सर जूम इन कर दूंगा। बड़ा कर विनीत लाइट बंद कर दें आप वाली। पंखा नहीं करना। हाँ बस
देखो बेटा, एंटोर्स एक कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी से कहा जाता है, इंग्लैंड को बिलोंग करती थी। माइल्स फास्ट कॉर्पोरेशन हॉलैंड को बिलोंग करती थी। पहली इंग्लिश कंपनी थी, बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड डेनमार्क। अगली वाली जो थी हॉलैंड। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा मैटर है। और इसके बेस पर आगे हमारा एक और केस आएगा जो इंडियन केस है, बिल्कुल सेम है। इसमें जो सेकंड कंपनी है एम, उसने प्रपोजल दिया एंटोर्स को, जो भी इनका प्रोडक्ट था, कि भाई ले लो हमसे ये प्रोडक्ट, आई वांट टू सेल यू दिस प्रोडक्ट। काउंटर एग्रीमेंट चला, काउंटर ऑफर चला एंटोर्स की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें ये ऑफर इतने डॉलर्स का चाहिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा $300, तो उसने कहा नहीं मैं $290 में लूंगा। एग्जैक्ट फिगर भी बता देंगे, वैसे ऐसा कोई मेंशन करना जरूरत नहीं होता। उसने काउंटर ऑफर किया एंटोर्स ने, तो काउंटर ऑफर तो समझते हैं कि माइल्स का चला गया पहला, उसने उसको मना कर दिया और उसने कहा भाई मैं आपको ये ऑफर कर, तो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऑफर कब ऑन हो गया? ऑफर एंटोर्स। एंटोर्स जब ऑफर हो गया यूके के अंदर, और माइल्स कंपनी ने डिलीवरी नहीं दी इस गुड्स की। एम कंपनी ने इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट था, जो क्वांटिटी भेजनी थी, जिस प्राइस पर जो डिसाइड हुआ था, वो नहीं भेजी। अब जब वो नहीं भेजी तो ई कंपनी ने, एंटोर्स कंपनी ने इंग्लैंड में केस डाला, लंदन में केस डाला। ये जो मैटर है, ये मैटर प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर है। अभी तक हम वर्ड पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ। अब बात हो रही है कि कब के साथ कहां कंप्लीट हुआ। कहां कंप्लीट हुआ मतलब किस प्लेस पर, क्योंकि केस प्लेस के हिसाब से चलता है। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की कोर्ट है, आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई की भी कोर्ट है। मान लो दिल्ली की कंपनी और मुंबई की कंपनी है, तो आपस में एंटर कर रही है और कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो कोर्ट कौन सी चलेगी? दिल्ली की चलेगी या मुंबई की चलेगी? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। खैर, हम अपने केस में मैटर पे आते हैं। जो इंग्लिश कंपनी थी उसने केस कर दिया कि मेरे को डिलीवरी नहीं मिली सामान की। तो जो दूसरी कंपनी है एम कंपनी, उसने केस को कहा कि भाई ये तो केस आपके यहाँ एडमिसिबल ही नहीं है, ये केस आपके यहाँ एडमिसिबल ही नहीं है, ये केस तो हॉलैंड में लड़ा जाएगा, तो आपके यहाँ तो पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। कोर्ट में उसने ये दलील दी। किसने दलील दी सर? जज ने? माइल्स ने दलील कर रहा हूं मैं, यानी जो माइल्स की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुआ, उसने कहा सर दिस इज नॉट द कॉम्पिटेंट कोर्ट बिकॉज दिस केस मस्ट बी फाइट इन हॉलैंड। अब अगर वो कह रहा है कि हॉलैंड में केस लड़ा जाए, तो वो अपना तर्क क्या दे रहा है? उसने तर्क दिया कि हुआ क्या है जी, एंटोर्स ने फोन पर बात की माइल्स से, यानी ई कंपनी ने माइल कंपनी से बात की कि हाँ भाई हमें ये सामान चाहिए, और एम कंपनी ने वहां से ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जहां ऑफर एक्सेप्ट होता है वहीं पर एग्रीमेंट फाइनल हो गया। तो एक्सेप्ट कहां पर हुआ? हॉलैंड में। तो केस कहां लड़ा जाना चाहिए? हॉलैंड में। दुविधा हो गई। ये मैटर भी चला था आगे तक, मतलब वहां के अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट पहुंचा, अपर कोर्ट से फिर फाइनल हुआ। तो सर ऑफरी का कोई लेना देना नहीं किया, अगर वो कहीं पे भी बैठने जाए सब। अब सुन तो लो, अभी मैंने पूरा कंप्लीट कहाँ किया। मैंने तो आपको बताया कि माइल्स कंपनी की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुआ, उसने अपना ये पक्ष रखा है, उसने अपना ये पक्ष रखा। फाइनल जजमेंट क्या आई अब वो सुने, क्योंकि हमें पूरा केस डिस्कस नहीं करना, फाइनल जजमेंट पर हमारा सब कुछ टिका हुआ है। फाइनल जजमेंट आई, उन्होंने पूछा, अब आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना अपने दिमाग में। आप ई हैं, आप लोग एंटोर्स हैं अब, और मैं माइल्स हूं। आपने मुझे फोन किया
कि भाई हमें इस प्राइस पर ये सामान खरीदना है, आपने मुझे ऑफर किया है, आप ऑफर हो गए, मैं ऑफरी हो गया। मैंने कहा इट्स ओके, सुनना ध्यान से, मैंने कहा इट्स ओके। ये कम्युनिकेशन किसकी तरफ से हुआ? ऑफरी की तरफ से। जज ने कहा ये कंप्लीट तब माना जाएगा जब इसको ऑफरर ने सुन लिया। समझना ध्यान से, ये कंप्लीट तब माना जाएगा क्योंकि इसको ऑफरर ने सुन लिया, क्योंकि ये बात मानी जा रही है फेस टू फेस, ना कि पोस्ट। पोस्ट में और इसमें डिफरेंस हो गया। पोस्ट में तो हमने क्या कहा था कि एक्सेप्टेंस ने जब भेज दिया वो प्रपोजल के हाथ से निकल गया, वहीं पर एक्सेप्ट हो चुका है। अब बात आई जब फोन पर बात चल रही है या टेलेक्स पर बात चल रही है, तो उसमें जजमेंट क्या दी? तो जजमेंट जज साहब ने साफ साफ बोला कि एक्सेप्टेंस उस वक्त कंप्लीट मानी जाएगी जब ऑफरर ने सुन लिया। जब आपने सुन लिया तब वो कंप्लीट हुआ, और जब आपने सुना तो आप कहां मौजूद थे? इंग्लैंड में। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कहां कंप्लीट हुआ? इंग्लैंड में। तो केस कहां फाइट किया जाएगा? इंग्लैंड में। तो जब भी प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर, ये है प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आपने एंटोर्स वर्सेस माइल्स पास्ट को एग्जांपल देकर एक्सप्लोर कर। आपको इतनी ज्यादा स्टोरी नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर इसके जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट तो कई पेजों की होती है, वो नहीं लिखना। आपने फैक्ट्स बताने कि क्या हुआ। पहले ऑफर किसने किया जी? माइल फास्ट कंपनी ने। फिर सेकंड क्या हुआ जी? काउंटर ऑफर किया गया एंटोर्स की तरफ से, और एक्सेप्ट किया किसने? माइल्स ने टेलीफोनिकली। ये जरूर बताना, टेलीफोनिकली उसने एक्सेप्ट किया। टेलीफोनिकली जब एक्सेप्ट हुआ उसके बाद माइल्स ने डिलीवरी नहीं की, यानी उसने अपनी तरफ से जो कंप्लीट करना था कंडीशन वो कंप्लीट नहीं की। एंटोर्स कोर्ट पहुंचा। जब एंटोर्स कोर्ट पहुंचा तो जो माइल्स की तरफ से जो अपना रिस्पॉन्ड रखा गया, जिसको रिस्पॉन्डेंट कहते हैं ना, उसने अपना रिस्पॉन्ड क्या दिया कि भाई ये केस आपकी कोर्ट में तो एडमिसिबल ही नहीं है। लेकिन एंटोर्स ने क्या कहा? एंटोर्स ने कहा कि नहीं, हमारे वकील साहब ने पहले ये कहा, फिर उसके बाद जज ने भी उसको कहा बिल्कुल ठीक बात है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब मानी जाएगी जब वो ऑफरर ने सुन ली, बिकॉज इट विल प्रिज्यूम कि आप लोग आमने सामने बैठे हैं। ठीक है जी। तो सर इसमें उसने पैसे पहले दे दिए थे एंटोर्स ने? एंटोर्स जो है उसने जो क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल अमाउंट वो दे दिया। देखो सुनो, क्या होता है, पैसे तो एग्रीमेंट पर आ जाता है बेटा। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ये जरूरी नहीं है कि वो एडवांस आए, इट्स नेवर नेसेसरी कि वो एडवांस आए। ऐसा भी होता है कि सामान भेज देना, मैं पैसे भेज दूंगा, या 10% ले लो बाकी 90% भेज देंगे, वो तो टर्म्स एंड एग्रीमेंट पर होगा। यहाँ पर पेमेंट को लेकर इशू ही नहीं था, उसने डिलीवरी नहीं की उसको लेकर इशू था। पेमेंट का तो था ही नहीं कोई मतलब। इसी केस को जब डिस्कस करते हैं तो जजेस ने ही तब समझाया है, जजेस तब समझा रहे हैं कि इमेजिन क्या हुआ, ये उस वक्त हुआ है बकायदा कि मान लीजिए एक बीच में नदी है, आप लोग इस तरफ हैं और मैं इस तरफ, ये नदी है बीच में। अब हम दोनों की तरफ से ऑफर एक्सेप्टेंस चल रही है, या तो मैंने आपको कुछ ऑफर किया या आप लोगों ने मुझे कुछ ऑफर किया। मैंने कहा इट्स ओके भाई, और ऊपर से एक प्लेन निकल रहा है, ऊपर से प्लेन निकल रहा है, आवाज आप तक पहुंची ही नहीं, आवाज आप तक पहुंची ही नहीं। तो क्या मेरी तरफ से जो एक्सेप्टेंस थी वो आप तक पहुंची? तो क्या वो एक्सेप्टेंस है? नहीं। लेकिन जज ने वहां पर प्रिविलेज नहीं दिया आपको कि आप खुश हो गए। मैंने कहा बिजनेस है, ये तो खुशी की बात ही नहीं है, एक बिजनेस एग्रीमेंट कैंसिल होगा। जज ने कहा जब आपको पता है कि ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा है, सबको पता है जब एरोप्लेन निकलता है तो एक बहुत तेज आवाज होती है, उस आवाज के सामने हमारी बहुत सारी वॉइस दब जाती है। तो आप जब हवाई जहाज चला जाएगा तो यू शुड वेट एंड देन अगेन यू मस्ट एक्सप्लोर योर एक्सेप्टेंस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। यानी मैं फिर से बोलूंगा हाँ जी मुझे मंजूर है,
अभी हवाई जहाज गया था, शायद आपने आवाज ना सुनी हो, क्योंकि ये आया हुआ है कि अगर टेलीफोन की वायर कट गई, टूट गया, वायर कनेक्शन खत्म हो गया और उस वक्त की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत हार्मफुल है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? ये था एक छोटा सा केस, तो इसको जरा लिख लेते हैं, हेडिंग डालो, एंटोर्स वर्सेस माइल पावर पास्ट कॉर्पोरेशन। एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स पास्ट कॉर्पोरेशन। आप अगर इससे पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसमें एंड को छोड़कर अगर पढ़े इसी सेम लाइन में, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ये प्लेस को फोकस कर रहा है, आप हेडिंग डाल सकते हो, प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्लेस, यहां पर प्लेस को लेकर फोकस किया गया है इस क्वेश्चन में। इसमें फैक्ट्स लिखना शुरू करें। सर एक सेकंड। सर तो जजमेंट किसके फेवर में आएगी? एंटोर्स के फेवर। उन्होंने कहा कि केस यहीं लड़ा जाएगा। नहीं, फिर जब केस लड़ा गया फाइनल जजमेंट। एक्चुअली ये जो केस है आपका आ रहा है प्लेस के लिए, उसमें जजमेंट को लेकर उन्होंने सिर्फ केस किस चीज के लिए लड़ा गया कि कहां लड़ा जाएगा केस, ये केस उस चीज के लिए था। तो जो गुड्स नहीं मिले उसका, उसमें तो देखो अभी जो आपको समझाया जा रहा है प्लेस का लेकर समझाया जा रहा है। जब एंटोर्स को जब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है तो बट ऑब्वियसली ही विल बी पेनलाइज्ड, माइल फास्ट ही पेनलाइज किया जाएगा क्योंकि गलती उसकी तरफ से थी। अभी जो केस आपको डिस्कस करना है वो सिर्फ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर डिस्कस करना है। एक्चुअली क्या होता है, मतलब सर ये केस के ऊपर एक और केस हो गया था। हाँ, अभी तो सिर्फ इसमें जजमेंट इसी चीज को लिए दी गई कि भाई प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा। सर जैसे कि सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ सर, मैंने वहां से कॉल की और ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मैंने वहां से कॉल करके उसको बोला। फिर से बोलो। आप आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, मुझे डील बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जैसे सर मैं इंग्लैंड की कंपनी थी, मुझे आप इंडिया में हो इस वक्त, ठीक है, तो सर मुझे डील बहुत अच्छी लगी, मैंने वहां से कॉल करके बोला। तो सर केस कहाँ पे जाएंगे? वही इंग्लैंड में ही जाएगा। देखो अब आपने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया इस मैटर को। एक्चुअली यहाँ पर कंपनीज भी मैटर करते हैं कि कंपनीज कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है और कहाँ पर गुड्स की ट्रांसफर होनी है, ये भी मैटर करता है। यहाँ पर हमें पता था कि वो इंग्लैंड की कंपनी है, वो हॉलैंड की कंपनी है, गुड्स की डिलीवरी भी हॉलैंड से इंग्लैंड में जानी है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ जानी है वो मैटर करता है। आप इंडिया में बैठे हो, अब आपने गुड्स की डिलीवरी कहाँ लेनी है? इंग्लैंड लेनी है। तो यहां तो आपने सिर्फ कम्युनिकेशन इसलिए किया है यहां से क्योंकि आप उस वक्त यहां मौजूद थे, तो केस इंग्लैंड में ही लड़ा जाएगा, इंडिया में थोड़ी लड़ा जाएगा। ऐसे तो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई वहां पर। ये प्लेस ऑफ डिलीवरी पर भी मैटर करता है, वो तो आप बाई चांस यहां मौजूद थे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो फिर किसी को परेशान करना हो तो दूसरी कंट्रीज में जाओ और वहां से ऑर्डर प्लेस ऑन करो, तो फिर तो सब ऐसे केस लग जाएंगे। फिर मैंने वही बताया कि दीज आर ऑल बिजनेस डीलिंग, बट हम किसी को हैरेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब बिजनेस डीलिंग की बात हो रही तो उसी एंगल से सोचा जा रहा है। कंपनी कहाँ की है बहुत मैटर करता है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए अब जो देखो ये पुराने मैटर्स हैं, इन मैटर्स को सीख कर अब जब आपको मौका मिलेगा देखने को कोई भी एग्रीमेंट, तो उसमें लास्ट में एक क्लॉज होता है, इफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट लिखा हुआ होता है, दिस मैटर विल बी फाइल्ड या सूटेड एट दिस प्लेस, लिखा हुआ होता है पहले। वो सब समस्याओं का समाधान कर दिया। अब जैसे जैसे केसेस आते गए उनके समाधान भी निकाले जाते गए। उस वक्त आपको ये बताया गया कि प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें लिखे एंटोर्स कंपनी बिलोंग्स टू इंग्लैंड,
Mylpar-Fast Corporation belongs to Holland. जो रिस्पोंडेंट है बिलोंग्स टू हॉलैंड. एंटोर्स गिवन अ काउंटर ऑफर. मैं सीधा काउंटर लिखवा रहा हूं तो उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसने पहले किया था, उसने काउंटर ऑफर किया. एंटोर्स given a counter offer to the Mylpar-Fast Corporation for a certain counter offer to the M मतलब पूरी कंपनी का नाम आ गया. of a certain quantity of goods at a certain price. सर्टेन इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये वेग नहीं हो सकता. आपको ये पता ना, सर्टेनिटी होनी चाहिए. इतना सर्टेन और प्राइस भी हमारा सर्टेन फिक्स हो गया. ठीक है जी. which was accepted by M. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो M did not deliver the goods. M did not deliver the goods, comma. M did not deliver the goods, comma. Enters file a suit, SUIT वाला suit against M. Enters file a suit against M in England. ब्रैकेट में लंदन लिख देते. इंग्लैंड ब्रैकेट में सर लंदन लिख दो, इंग्लैंड मतलब एक ही बात है. ब्रैकेट में लंदन लिख दो. बेसिकली लंदन चला था मैटर. Respondent filed the reply and claim. Respondent filed the reply and claim this matter is not admissible in London. It must be filed in Holland. यानी वो कहना चाह रहा है कि एंटोर्स को हॉलैंड में केस करना चाहिए था. और ऐसा बहुत होता है बेटा, इंडिया के अंदर भी होता है. और ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि सारे एग्रीमेंट फुल एंड फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद भी ये चीजें चलती हैं. सर एक चीज पूछनी है, केस जब हो ही गया इंग्लैंड में, वहां पर बंदा पेश हो भी गया, उसके बाद में फिर ये लड़ने का तो मतलब नहीं बनता ना सर कि फिर इसको हॉलैंड लेके जाओ केस को. ना वो पेश नहीं हो रहे. उनका एडवोकेट आया, उसने जज साहब के सामने कहा कि जज साहब ये तो केस यहाँ बनता ही नहीं है. जैसे मैंने कहा ना, जज अगर बुलाएगा तो आना तो पड़ेगा. जैसे मैंने बताया था, मेरे पास एक रॉन्ग नोटिस आ गया था. मुझे पता था अगर मैंने रॉन्ग नोटिस को कैंसिल नहीं कराया तो मुझे जाना पड़ेगा. अगर जुडिशरी मुझे बुला रही है तो आई हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर. ये मेरी ड्यूटी है. दिस इज माय ड्यूटी, क्योंकि जुडिशरी बुला रही है. मैं वहां पर ये कह देता मैं क्यों हूं, मैं हुई नहीं है, तो जज कहेगा कि आप आकर मुझे तो बताओ. हाउ डू आई नो कि आप नहीं हो? मेरे पास तो जो आया मैंने आपको उसी हिसाब से आपको सम्मन दे दिया. तो सर ये दूसरी कंट्री की जुडिशरी में इतना होती है मतलब पावर्स की, वो किसी और कंट्री के लोगों को बुला सकते हैं, मतलब अगर कोई ना भी आना चाहे तो प्रोसेस है. अदरवाइज विजय माल्या को सजा हो गई 6 महीने की, और इस वक्त वो कहाँ का नागरिक बना पड़ा है? इंग्लैंड का. पर सर पहले तो उसे इंग्लैंड से निकालने का कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, वो तो खुद ही आया ना एक तरीके से इंडिया.
अभी तो वही है वो, अभी कहाँ आया है? विजय माल्या कहाँ आया है यहाँ? बीच में आया था न्यूज़ आई थी कि वो उसने कह रहे थे पैसे नहीं आया, ऐसे ही नहीं आया वो अभी नहीं आया। माल्या अभी कहाँ आया है? माल्या तो ऐसी हस्ती इंडिया आ जाएगा तो शोर बच जाएगा। एक महीने तक तो न्यूज में चलता रहेगा, माल्या ऐसी हस्ती है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका आंसर समझ में आ गया। आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली बेटा ये प्रोसेस है, इंटरनेशनल कोर्ट्स चलती हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री मैटर चलते हैं, ये फिर सेटलमेंट्स होती है उसी हिसाब से कि कैसे होगा। पहले तो जुडिशरी डिसाइड हो जाए कि जुडिशरी वहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं है। और वैसे तो कुछ कंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देती है ना कि हाँ हमारे यहाँ पर है तो नहीं। बिल्कुल, कुछ कंट्रीज क्या, अब इंग्लैंड जो है अब यूरोप का पार्ट नहीं कहता अपने आप को, अदरवाइज तो यूरोप के अंदर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं वो ये मान लेती हैं एक्सेप्टेंस जहां होगी वहीं पर चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट वहीं माना जाएगा। जैसे मैंने बोला इट्स ओके, वो हॉलैंड वाला जो केस उसने क्यों लड़ा, वो इसीलिए लड़ा कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ये एडमिट करती हैं कि एक्सेप्टेंस जहां होगी वही ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा। तो हॉलैंड ने भी केस रोक दिया इसी बेस पर कि ज्यूरिडिक्शन आपकी है ही नहीं। फिर इंग्लिश कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि नहीं, ये ज्यूरिडिक्शन हमारी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस जब सुनी जाएगी व्हेन हर्ड तभी कंप्लीट मानी जाती है। समझ गए? ऐसा नहीं है रिटर्न में चलता है, वो तो रिटर्न में एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो गया, कंप्लीट हो गई। अब आप पढ़ो ना पढ़ो मतलब नहीं, कंप्लीट हो गई। अब बस आपके पास चिट्ठी पहुंचने की देर है, बस इतनी सी वेट हो रही है। और उसमें भी सिर्फ आपको प्रिविलेज जो मिल रहा है रिवोकेशन के लिए मिल रहा है, और वो रिवोकेशन का प्रिविलेज भी किसके पास था? ऑफरी के पास, मेरे पास। आपके पास तो है भी नहीं। समझ रहे बात? तो और सर आपने ऐसे तो बोला था कि ऑफरर क्या कहते हैं रिवोक कर सकता है जब वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने एक्सेप्टेंस भेज दी तो अब तो आप खत्म, आपके पास तो कुछ और बचा ही नहीं। अब तो रिवोकेशन का भी सिर्फ मेरे पास बचा है। और यूरोपियन कंपनी क्या कहती है जो इसमें है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई, कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके पास रिवोकेशन का ऑफर मेरे पास भी नहीं है ऑप्शन। सुनो बेटा, क्या हो गया? काटा पीटी खेल रहे हो क्या? अच्छी बात है, सुन लो यार, ये फिर बाद में एग्जाम में लिखने में हेल्प करेंगे आपको। आप इस बेस पे मत रहो कि मतलब वो मिलेंगे आपको कि क्लासेस मिलेगी उसके बाद हम सुन लेंगे फिर से जो बोल रहे हैं सर बोलने दो, अभी टाइम ही नहीं होगा आपके पास। सिर्फ दिल में वहम होगा कि वीडियो पढ़िए। सच्ची बता रहा हूं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, टाइम कम हो रहा है आपके पास, बढ़ नहीं रहा आपका टाइम घट रहा है। कैपिटलाइज तो आपको अभी से ही करना है। वीडियोस आपको मिलेंगी नो डाउट, लेकिन इतनी वीडियोस देखने का टाइम कहाँ होगा आपके पास? होगा खुद ही बताओ। चलो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मान लो 50-60 घंटे, शायद उससे ज्यादा ही हो जाएगा। और 60 घंटे का वीडियो देखने के लिए फिर 60 घंटे चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखोगे तो भी 20 घंटे देख लोगे, 1/3 कर लोगे, 20 घंटे तब भी चाहिए। 20 घंटे बहुत होते हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग का तो ऑप्शन भी नहीं है सिर्फ नहीं मतलब एज ए डबल। अरे पढ़ ले भाई, यूट्यूब पर होता है यूट्यूब पर, लेकिन फायदा नहीं है ना, उसका फायदा नहीं है। आप स्पीड बढ़ा लो, स्पीड बढ़ाकर भी क्या हो जाएगा, कितना टाइम बचा लोगे। अब इसमें क्या उसने क्या कहा, मैंने क्या लिखवा दिया था, फाइल द रिप्लाई। ठीक है जी, कि हॉलैंड में होना चाहिए, बट लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंग्लिश कोर्ट डिसाइड द मैटर, इंग्लिश कोर्ट डिसाइड द मैटर by giving his judgment in favor of Antaurs, By giving the his judgment in favor of Antaurs that inverted commas में लिखना, acceptance will be
सर एक बार रिपीट करना इन फेवर ऑफ एंड्रॉस के आगे। इन फेवर वही लिखा है, तो मैं कह रहा हूँ दैट करके इज दैट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। Acceptance will be completed when it is heard, by the offerer and at the place where the offerer is situated. And the place where the offerer is situated. समझ रहे बेटा, आपका वो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने डाल दिया इसीलिए। सिचुएटेड, जहां पर ऑफरर सिचुएटेड है, ठीक है, तो ऑफरर कहां सिचुएटेड है? इंग्लैंड में, तो उसी प्लेस पर माना गया, ठीक है। सो देयरफॉर जुरिसडिक्शन विल बी ये सारे इन्वर्टेड कॉमर्स में है। हाँ, जुरिसडिक्शन ये वही चल रहा है ना, उसका जजमेंट चल रही है। जुरिसडिक्शन विल बी प्लेस्ड एट लंदन ओनली, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। लंदन ओनली, ठीक है जी, ये केस क्लियर। आगे चलते हैं जरा। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, ये भी अपने आप में एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बेटे। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक नीचे एक एग्जाम्पल दे रहा है, पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है। इसमें एक केस उसने डिफाइन किया है कि एक पर्सन एयर इंडिया से, इंडियन एयरलाइन से टिकट खरीदता है टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन इंडिया, इंडिया की बात है ये। तो उसने एयर टिकट खरीदा, एयर टिकट खरीदकर जिस टाइम पर उसे जाना था वो वहां एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां पर उसने टिकट दिखाया। ये स्टोरी समझा रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी जजमेंट का पार्ट है। टिकट दिखाया, टिकट दिखाने के बाद वहां के स्टाफ ने कहा कि आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहां से टर्न लीजिए, फिर राइट लीजिए, और उसके बाद आपको एक फला फला जगह पर पहुंचना है जहां से आपकी फ्लाइट बोर्ड करेगी। ठीक है, अब ये क्यों बता रहे हैं बताता हूं कि ऐसा क्यों बोला गया। ठीक है जी, फ्लाइट क्रैश कर गई और उसकी डेथ हो गई। उसकी क्या मतलब, सबकी हो गई, जो उसकी डेथ हो गई और उसकी विडो, उस पर्सन की जो वाइफ थी और उसके बच्चों ने एयर इंडिया पर एक केस किया कि भाई वी आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, आपकी गलती से मेरे हस्बैंड, मेरे फादर की डेथ हुई है तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एयर इंडिया ने डिनाई कर दिया, ना जी ना, कॉम्पनसेशन का तो कोई मतलब ही नहीं। कह रहा जी क्यों? कह रहे जी हम जब टिकट देते हैं तो टिकट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, और जब वो टिकट आपको इशू कर दी जाती है तो ये मानकर चला जाता है कि वो कंडीशंस आपने पढ़ ली, और ये भी मानकर चला जाता है कि आप उन कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। पूछने पाछने का चक्कर नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा कंडीशन तो कम्युनिकेट नहीं की एक तरीके से। हाँ, यही क्वेश्चन उसने कहा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट होगा। गुड आंसर। आपने क्या बोला था? उसकी नॉलेज में नहीं आएगा, उसने पढ़ा ही नहीं होगा। फिर से बोलो। जो ऑफिस था उसकी नॉलेज में नहीं है ना, उसने रीड ही नहीं किया, उन्हें नॉलेज में नहीं है, रीड नहीं किया। यही आपका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन, यही मुकुल दत्ता केस है, केस का नाम है मुकुल दत्ता, उसके वकील ने रख दिया। हमने पढ़ा ही नहीं किया, हमें मालूम। जब हमने पढ़ा ही नहीं तो हमें कैसे मतलब, हमारे ऊपर लगता ही नहीं। ठीक है जी, और आपने क्या कहा था? यही कहा था, यही कहा था ना, इंफॉर्मेशन तो पढ़ी नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। कम्युनिकेट नहीं हुआ। तब ये जाकर कोर्ट में आया स्पेशल कंडीशन का मैटर, कि कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं
और कुछ जनरल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको दे दी गई और आपने पढ़ ली। अब चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, दैट इज योर हेडेक। हमारा काम है कम्युनिकेट करना। आपने एयर इंडिया के साथ टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद आपको हमने टिकट दे दिया, हम तैयार हैं आपके लिए, आपको ट्रेवल कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन फिनिश कर दो। आपने वो कंडीशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, दैट इज योर हेडेक। अब बोलो। अरे तो ऑफर बाय कंडक्ट भी तो हुआ ना। बिल्कुल हाँ, ये आपने बोला था ना, तो मैंने कहा था राइट आंसर। अभी किसी बच्चे ने बोला था कंडक्ट, हाँ मैंने कहा था गुड आंसर, ये कंडक्ट है। लेकिन कंडक्ट के साथ पहले ये आ गया ना कि भाई ये स्पेशल कंडीशन एज्यूम की जाएगी कि आपने पढ़ ली। पर सर ये नॉलेज में ही नहीं जब आया, जैसे ऑफर बाय कंडक्ट में क्या होता है कि एटलीस्ट बंदे को नॉलेज तो होती है और फिर वो एक्टिविटी करता है। अब मान सुनो सुनो सुनो, अरे पीछे देखना, जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप देना। हाँ नहीं ठीक बात है ना, जब मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो वो देगा ना। हाँ बोलो क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा था, ये कह रहा था आप ही ये तो जवाब दे रहा हाँ, था। मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर ऑफर बाय कंडक्ट में तो ये होता है ना कि एटलीस्ट नॉलेज में होता है जो कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म तो वो जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन आपको लिख कर भेजी, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अगर मैंने आपको रिटर्न में भेजी है ना 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 ना, देखो अब आप बात समझो ध्यान से। आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो बेटा। मैंने एक एग्रीमेंट बनाकर भेजा और आपको भेज दिया। अब वो एग्रीमेंट आप नहीं पढ़ रहे हो और पढ़ बिना पढ़े साइन कर रहे हो, गलती किसकी है? मेरी तरफ से तो कम्युनिकेट हो गया, isn't it? अब बताओ सेटिस्फाइड कि नहीं? जब मैं रिटर्न में आपको दे रहा हूं, रिटर्न तो सबसे बढ़िया एविडेंस है, मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, इतना बड़ा पुलिंदा सा पकड़ा देता है बैंक वाला, बेटा कर साइन। आप साइन कर रहे हो तो सर कर दूं? कर दे बेटा कर दे, कुछ नहीं है, तो सब सिंपल है, एक जैसे ही सब करते हैं साइन। बोले सब बेवकूफ है तो एक तू ही बन जा, लेकर और बताओ सर, और बताओ सर। और पता चला कि 10-20 पेज पे साइन करा लिया, डीमैट अकाउंट खुल गया। अब बात की बाद में देखेंगे जिस दिन ये हर्षद नाता बन गया या जिस दिन ये बन गया, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे हम। जब तक छोटे मोटे नहीं निकालेंगे, बैंक टच ही नहीं करेगा। ये प्री प्लानिंग होती है कि जिस दिन ये अरबपति हो जाएगा तो 1-1 करोड़ धीरे धीरे निकालते रहेंगे। छोटे मोटों को नहीं पकड़ते बेटा वो। किसने पढ़ा आज तक बता दो चलो। और छोड़ो, बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो नहीं पढ़ते, क्या लिखा है? तो झुंझुन वाले के पैसे भी निकालते हैं। झुंझुन वाला उनका बाप है, वो बैंकों को खुलवाता है, बैंक उसको नहीं खुलवाते, वो बाप है उन सबका। नहीं, एक इस वक्त का बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है ये राकेश भाई झुंझुनवाला। जैसे एक फिंगर उनकी उठती है, मेरी मतलब मेरी कट ना जाए, तो वो जैसे एक फिंगर उनकी उठती है, वो शेयर धूम पर चला जाता है। तो सर ये उसके केस में ऐसा क्यों नहीं है? चलो अब फिर हम भटक जाएंगे, अभी हम पहले इस पर आते हैं। सर एक बार बताओ कि ऐसे ये स्पेशल केस का रिकॉर्डिंग रोक नहीं ऐसा वो इतना बड़ा आसामी हो गया कि अगर करता भी होगा बैंक तो पता नहीं चलता एक्चुअली बेटे क्या होता है। देखो तो ये बैंक बिना पूछे अभी निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं निकालते, मैं आपको एक लेमन स्टाइल में समझा रहा हूँ, वो सब होते रहते हैं। हमने एक केस लड़ा हुआ है इसलिए बता रहे हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में अगर कोई यूट्यूब पर चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी तो कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग के बाद समझाऊंगा आपको, जब रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे तो पूछना, मैं आपको बताऊंगा। जो केस हमने लड़ा है और उसमें सेम यही चीज हुई थी, सेम यही चीज हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, मुकुल दत्ता है उसकी वाइफ का नाम, ये केस जो चला मुकुल दत्ता एंड अदर्स के नाम से चला वर्सेस क्या हुआ मतलब सुनिए ये हटाओ। मैं तुझे कह रहा हूँ अंदर तो नहीं आ रही भाई, दिख रही है दिख रही है। तो हुआ क्या, इसमें हुआ क्या,
समथिंग इसका नाम था, जिसकी डेथ हुई, सपन कुमार दत्ता, और इसमें गुप्ता, कुछ 2 सरनेम की इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा नाम है इसका मुकुल दत्ता गुप्ता, और वो सपन कुमार पहले वाला कौन था? जो आपने इससे पहले इतना बड़ा नाम लिया वो किसका था? वो जिसकी डेथ हुई। तो आगे वाला कौन था? मुकुल कुमार दत्ता जो केस जिसने लड़ा है वो उसकी वाइफ है। अच्छा, अब वो कैसे केस लड़ेगा यार? कोई औरत है? नहीं बेटे, नहीं देखो, इस चीज में हंसने वाला कोई मैटर नहीं है। कुछ एक जगहों पर नाम, अब जैसे सिक्स के अंदर जो होते हैं नाम, वही सेम नाम फीमेल का भी होता है, वही सेम नाम मेल का होता है ना। जो नवजोत सिंह सिद्धू सबसे ज्वलंत उदाहरण है उसका और उसकी वाइफ का दोनों का नाम सेम है, सबसे ज्वलंत उदाहरण है। और कोई एग्जाम्पल में जब मत जाओ, तो इसलिए नाम पर मत जाओ। तो ये बंगाल का मैटर है। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने केस किया एयरलाइंस के ऊपर, इंडियन एयरलाइंस के ऊपर, कि भाई हमें तो कॉम्पनसेशन चाहिए। पुरानी बात है, तो इसलिए उस वक्त 3 लाख के करीबन का कॉम्पनसेशन मांगा गया था। बहुत पुरानी बात है, तो 3 लाख बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से रिप्लाई सबमिट कर दिया कि हमने तो जी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले बता दी थी, जिसमें वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ये भी लिखी गई थी कि अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो एट योर ओन रिस्क, हम लोग इसमें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे अगर किसी की लाइफ कॉस्ट करती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोर्ट गए कि नहीं, उसमें एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है ऐसे मामले में कॉम्पनसेशन को क्लेम करने का। उस फॉर्मूले को भी उन्होंने फिक्स किया, उस फॉर्मूले के हिसाब से उसमें मांगा गया। लेकिन उसमें साफ साफ एयरलाइंस की, इंडियन एयरलाइंस के फेवर में जजमेंट आया कि सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी, स्पेशल कंडीशन होती हैं, ये अपने आप में डिलीवर्ड मानी जाती हैं, और ये मानकर चला जाता है कि आपने इनको पढ़ लिया। और ये जो स्टोरी सुनाई जा रही थी अभी आपको कि लेफ्ट जाना, राइट जाना, कहना हमने हर एयरपोर्ट के हर कॉर्नर पर रिटन इंस्ट्रक्शंस लिखा रखी हैं, आप वहां लगाएं अपना टाइम और पढ़ें। अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आती तो वो हमसे पूछें, देन विल एक्सप्लेन यू। आपकी तरफ से ऐसी कोई क्वेरी नहीं आई तो इसका मतलब मान लिया। ये जो हवाई जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेस वो बताती हैं कि अब आप अपनी पेटी बांध लीजिए और ऐसे दरवाजा, ये और सारा वो एक्शन करके बताती हैं। तो वो भी एक जजमेंट के आधार पर ही हुआ था कि उस वक्त भी यही बताया गया कि पता कैसे चले जी, हमें तो पता ही नहीं था, ये था फलाना ठिकाना। लोगों ने केस डाले तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये प्रोसेस में डाल दो, अदरवाइज सुन कोई भी नहीं रहा होता। तो सर ये वैसे तो तरीके से चालाकी हो गई ना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे लिख के, इसे चालाकी नहीं कहते बेटा, इंस्ट्रक्शंस देना चालाकी नहीं होती। नहीं, जैसे कि क्या कहते हैं इसमें ये इम्प्लाइड हो गया ना, कंडक्ट जो भी कंडक्ट था, तो ये वो मान तो रहे, पर जो स्पेशल कंडीशंस है इसमें कैसे मान रहे हैं? इसीलिए तो मान रहे हैं कि ये अपने आप में एक स्पेशल कंडीशन थी, लाइफ कॉस्ट, वो स्पेशल कंडीशन है। तो वो स्पेशल कंडीशन आपको पहले ही मान लिया गया था कि इट हैड बीन ऑलरेडी डिलीवर्ड टू यू एंड यू हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड। आपने पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुके थे और आप कंसेंटेड थे, तभी तो आप बोर्ड गए फ्लाइट में। अगर आप इस बात से कंसेंटेड नहीं थे तो व्हाई यू बोर्ड इन द फ्लाइट, व्हाई यू बुक द टिकट? अगर आप उसके बावजूद में टिकट बुक करा रहे हैं तो अपने ही रिस्क पर तो करा रहे हैं, तो करें वो तो पहले से आपके ड्राइवर था। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये। कौन पढ़ेगा बच्चा, जिस थोड़ा लाउड आवाज में, लाउडली पढ़ो, कौन पढ़ेगा? इसकी आवाज है, यही आवाज है। कोई नहीं, आपस में जिसको पढ़ना है एक बार, कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं लग रहा कि जो पढ़ दे, पढ़ो, आप ही पढ़ो। बुक है तो बुक में से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। आप लोग के पास इसके बाद बुक में देखते रहो, नहीं है बुक तो यहाँ पर देखते रहो। 56। हाँ जी, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। सर एक काम करो, हल्का सा जूम कर देते हैं। पर्दे में चला गया हल्का सा। Communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contract with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly. Silently. वो कहता है साइलेंटली, ये स्पेशल कंडीशन आपको साइलेंटली बता दी गई थी। हमने बोल कर स्पीकर पे या आपको बार बार कि सर देखो आपकी जान को खतरा हो सकता है, प्लीज
जाएगा ही नहीं कोई, हाँ ऐसे से- कुछ कंडीशन तो जाएगा ही नहीं कोई, है ना। वो कुछ ऐसे हर वक्त थोड़ी होता है। आपने कितने केस सुन लिए फ्लाइट उसके क्रैश के, रोज होता है फ्लाइट, लेकिन ऐसा थोड़ी कि रोज क्रैश हो रहे हैं, कभी बिरला ही होता है। तो कह रहा है कि हमने वो स्पेशल कंडीशन टैसिटली आपको बता दी थी, साइलेंटली आपको बता दी थी। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज कंडीशन आर ऑल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैसिटली। साइलेंटली हमने एक्सेप्ट आपको कंडीशंस बताई और साइलेंटली ही आपने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब साइलेंटली का मतलब है आपने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्या मान लिया, आपने टैसिटली पढ़ लिया और एक्सेप्ट कर लिया। हमने छाप दी, हमने टैसिटली आपको बता दिया, जबकि छपी हुई है आप नहीं पढ़ो, वो आपकी गलती है। ठीक है, Silence to acceptance के बाद। वही तो मैं बात कर रहा था इतनी देर से, लड़ने का बताऊं क्या बोल रहे हो, बोलो आप। वो कह रहे साइलेंस एक्सेप्टेंस थोड़ी हो गया, कंडक्ट हो गया ना, फिर मैं कंडक्ट की उसने हरकत कर दी कि वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कंडक्ट तो आ गया। टैसिटली का मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आप शांत हो गए तो हमने मान लिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट किया, बकायदा पेमेंट की है। वहां पर ऐसे थोड़ी हुआ है कि जबरदस्ती हमने आपको टिकट इशू की है। वो कंडीशन की बात हो रही है कि वो आपको बताई गई थी, हाँ ढोल बजाकर नहीं बताई थी टैसिटली, साइलेंटली। हाँ आपने भी ढोल बजाकर एक्सेप्ट नहीं की थी, आपने भी कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्ट हो गई, उस चीज को लेकर हो रहा है। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात नहीं आ रही, यहाँ पर कंडीशन की बात आ रही है। आपने उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। आर ऑल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैसिटली और विदाउट हिम इवन रियलाइजिंग इट। इसको पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था जो आपने कहा। ये कह देती है कि ठीक है तुम टैसिटली बता दो, कोई नहीं। हाँ, तो जज ने माना, ये कोर्ट में मैटर गया, आर्ग्यूमेंट में हुआ, ऐसा नहीं इतनी जल्दी से हो गया सारा कुछ। एक बार के लिए जज भी सोचे समझे कि भाई हाँ अगर ऐसा मैटर आ रहा है तो इस पर क्या दिया जाए। ऐसे कोई भी नहीं होता कि तुरंत नहीं डिसमिस, केस डिसमिस कर दो, नहीं। उन्होंने बात को सुना, समझा, समझाया और समझाया फिर कि ये टैसिटली किया गया। तो इसलिए आप इसमें कोई दुविधा ना रखें। हाँ, आपको जो एक मिलना है हर्जाना, वो उसमें एक हर्जाना दिया गया था, लेकिन आपको ये वाला हर्जाना नहीं दिया जा रहा कि आप इंडियन एयरलाइंस पर कर रहे हैं। इसीलिए तो उसके बाद से क्या होना शुरू हो गया, सबका इंश्योरेंस होना शुरू हो गया। तो हर्जाना किसने दिया फिर सर? इंडियन एयरलाइंस ने वो एक फिक्स कर दिया, लेकिन इस बेस पर नहीं कि जितना इन्होंने मांगा उतना। हाँ, उस बेस पर ये नहीं। तो अब इंश्योरेंस होना शुरू हो गया है। तो आपने देखा होगा, अब तो हमारे व्हीकल्स का इंश्योरेंस भी होता है, अंदर बैठे हुए लोगों का इंश्योरेंस भी होता है। तो वो इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, ऐसे नहीं। सुना है ना आपने इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस लिए होता है? किस लिए होता है वो? इसी से रिलेटेड मैटर है, इसलिए पूछ रहा हूँ किस लिए होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी मतलब, थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? फर्स्ट पार्टी कौन है? सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी जिसको ठोका वो थर्ड पार्टी हो गई, इसीलिए उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फिर पैसे कौन देगा? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी होती है। इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को। जो पैसेंजर है और जो गाड़ी बैठा बैठा वो बंदा, वो जो भी है थर्ड पार्टी। पैसेंजर अलग चीज हो गई बेटा, पैसेंजर अलग चीज है। आपने पैसेंजर को नहीं ठोका, आपने बाहर किसी को ठोका, ये अलग इशू है जो आपने। देखो ध्यान से सुना करो बेटे, उसने एक छोटा सा वर्ड बोल दिया और मैं अगर चुपचाप रह जाऊंगा तो मैसेज गलत चला जाएगा। उन्होंने मैंने क्या कहा? थर्ड पार्टी वो जिसको मैंने ठोका, हमारे व्हीकल से जिसका एक्सीडेंट हुआ। वो कह रहा है पैसेंजर। पैसेंजर वो है जो कार में बैठा है, उसको आपने ठोका नहीं है। किसको ठोका? समझ रहे हैं? उसको आपने ठोका नहीं है, वो अलग होता है। उसमें भी आपने देखा होगा, अब एक सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ड्राइवर का इंश्योरेंस हो गया है स्टार्ट। ड्राइवर के साथ साथ आप बैठे हुए पैसेंजर्स का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आपकी मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने किसी कार से किसी को ठोका और अंदर वाला भी गया और जिसको ठोका वो भी गया। तो जो अंदर वाला गया उसको देखना पड़ेगा इंश्योरेंस के अंदर, जो इंश्योरेंस आपने कराया कि क्या उसका इंश्योरेंस हो रखा है कि नहीं। बाहर वाले का तो हो रखा था जिसको ठोका है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आता है।
जो अंदर बैठा होता है उसमें एक तो ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर में भी होता है ऑनर ड्रिवन या अदर देन ऑनर ड्रिवन। तो अदर देन में आ जाता है ड्राइवर, जरूरी नहीं है कि वो ऑनर हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सर ऐसा तो एक केस हुआ था 2012 के आसपास में, जिसमें टेस्ला में ऑटो ड्राइव मोड था और उसमें बंदा मार रहा था चढ़ा के ऊपर गाड़ी। तब उन्होंने कहा कि टेस्ला वालों की गलती है, पर फिर भी वो क्या कहते हैं ड्राइवर को ही सजा हुई। ऐसा क्यों? पूरा केस बताओगे तो बता सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे इतने बताया। मेरे को आप बता देना, मेरे को भेज देना, वो मैं आपको पूरा केस बता दूंगा। तो सर पोस्ट ऐसे देखो, सुनो, ऐसा होता है ना बेटे, आपने इंस्टाग्राम की लाइनें पढ़ी, इंस्टाग्राम में तो 8-10 लाइनें आती हैं। हाँ बहुत कम, इतना तो 8-10 लाइनों से क्या कर लेंगे हम? मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं, आप बाद में कहो कि सर आपने तो कुछ और एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे नहीं करूंगा, आप मुझे पूरा मैटर दो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत महीन चीज है, आप गलत गाइडेंस भी एक नुकसानदायक होती है। मैटर क्या था, हो सकता है आप कुछ गलत बोल रहे हो, या हो सकता है मैं गलत बता दूं। ऐसे नहीं, जब तक पूरा मैटर नहीं पता होगा तब तक। हाँ जी बेटे, तो इसी स्पेशल कंडीशन में एक एग्जांपल वो और ले रहा है। ये एग्जांपल समझ में आ गया? यहाँ पर जो मुकुल दत्ता है वो विडो है। इसमें जो केस था पूरा, मुकुल दत्ता गुप्ता एंड अनदर्स वर्सेस, इसमें जो नाम लिखा है ना, मुकुल दत्ता लिखा है सिर्फ। मैं पहले भी कहता कि छोटी मोटी स्पेलिंग से नाम का ना कुछ इधर उधर हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, अदरवाइज जो मुकुल दत्ता है वो DUTAT है। अब इसमें यू की जगह ए लिखा हुआ है, डेटा हो गया वो दत्ता में यू आता है। वो कुछ हो सकता है, कुछ बात होगी, लेकिन पूरा नाम है इसमें मुकुल दत्ता गुप्ता वर्सेस एक्चुअली होता है ना, जैसे कभी गर्ल्स का सरनेम कुछ और है, हस्बैंड का कुछ और है, तो शादी के बाद अडॉप्ट हो जाते हैं ना। तो लिखे क्या? आपके केस का टाइटल है, सुन लो, मुकुल दत्ता गुप्ता एंड अदर्स। और सर ये सीरियल नंबर तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब देखो 1962 का मैटर है, उस वक्त तो इंश्योरेंस कंपनीज का भी बहुत कम प्रभाव था इंडिया में। इंश्योरेंस कंपनी थी तब? बिल्कुल थी। इनकॉर्पोरेशन देखो उसका कब का है, इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज है। अब देखो क्या आ रही है बात, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइटल ठीक कर लेना, टाइटल इसमें इनकम्प्लीट है। मुकुल दत्ता गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस इंडियन एयरलाइंस वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। सर इसमें तो 1972 है। कहाँ पे? उस पे भी मत जाओ बेटा, ये 62, ये सुनो मेरी बात, ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो वे वो चीजों में आप जा रहे हो कि हो सकता है वो अगले किसी कोर्ट का दे रखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है? नाम तो सब ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मुकुल दत्ता गुप्ता है ना, एंड अदर्स में उनके बच्चे आ गए, सबने मिलकर केस फाइल किया था। और उसके बाद तो एंड अदर्स लिखना है। हाँ, जो टाइटल का नाम है पूरा, इसे बोलते हैं टाइटल ऑफ केस, मुकुल दत्ता गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, ठीक है? तो इसमें आप समझ गए, ये पता होना जरूरी है कि मुकुल दत्ता विडो थी, अदर्स में उसके बच्चे थे, इंडियन एयरलाइंस पर केस किया गया था और इंडियन एयरलाइंस के फेवर में दिया गया डिसीजन कि ये एक टेसिटली कंडीशंस थी, ऑलरेडी गिवन थी, उसके जो हमारी टिकट है उस टिकट के पीछे लिखा हुआ था, ठीक है जी? सर लिखते हैं बैट्स लिखते हैं तो इजी है वैसे, मेरे ख्याल से लिखना है तो लिखना सर इजी है। इसको थोड़ा सा आप घर के लिए होमवर्क मान लो, जिसको मैंने समझा दिया घर पे लिख लेना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 57, इसी से रिलेटेड, क्योंकि ऊपर जो एक उन्होंने लिखा ना, बट सच टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल। अब रीजनेबल का जो कॉज है वो बड़ा खतरनाक है कि who will decide which one is reasonable, which one is not। ये जो वर्ड लिख दिए जाते हैं, एक्चुअली ये वर्ड ही कंफ्यूज करते हैं लोगों को और ये मैटर कोर्ट तक चले जाते हैं।
हो सकता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेरे हिसाब से नॉन रीजनेबल हो, लेकिन आपके हिसाब से वो रीजनेबल हो। तो मैटर कोर्ट ही डिसाइड करती है, ये भी बता दो। तो इसलिए कुछ चीजों में आपको तैयार रहना है, कुछ चीजों में कोर्ट के जो पीछे जजमेंट्स आई हैं फिर उनको फोकस मानकर चला जाता है। अब जैसे इस केस में देखो, इसमें क्या हुआ है, एक लेडी ने एक ड्राई क्लीनर को अपनी साड़ी दी ड्राई क्लीनिंग के लिए। जब उसने अपना वो काउंटर फाइल बनाकर उसको दिया, उसके पीछे लिखा था कि अगर आपके कपड़े के साथ कुछ भी हुआ, उल्टा सीधा, मिसप्लेस, खराब, कुछ भी, विल कॉम्पनसेट 15% ओनली। यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. 15% ऑफ द मार्केट प्राइस। लेडी ने साड़ी दी और उसकी साड़ी खो गई, गुम गई। भाई ड्राई क्लीनिंग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, पता चला कि वहां से कहीं मिसप्लेस हो गई। साड़ी के लिए केस कर, साड़ी के लिए केस कर, महंगे आते हैं। अरे साड़ी वो सही कहा, जैसे आपको आंसर दिया कि साड़ियां बहुत महंगी आती हैं। कोई नहीं, अभी मम्मा के साथ गए नहीं होगे ना शॉपिंग करने, है ना? जब मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाओगे कभी, या फिर शादी के बाद बीवी के साथ जाओगे कभी, तब एहसास होगा कि ये तो गलत सौदा हो गया। इतनी महंगी महंगी साड़ियां, तब तो और महंगी हो जाएगी। और महंगी हो जाएगी। वैसे ही सुनते होंगे शादियों में लहंगे वगैरह कितने आते हैं महंगे। हमने सुना है कि कोई कह रहा है 2.5 लाख का है, कोई कह रहा है 3.5 लाख का है, कोई कह रहा है 5 लाख का है, 5 लाख के और ऐसी साड़ियां भी आती हैं। अब क्या हुआ, उसकी साड़ी वो साड़ी सस्ती हुई पर वो क्लेम कर रही है बड़ी महंगी है, तो आप उसका एविडेंस दोगे ना? भाई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबने बोला है ना। आप एविडेंस दोगे ना? और in case evidence नहीं है तो आप गलत दे दोगे तो फिर आप क्या कह सकते हो उसको? फिर आप कॉन्ट्रडिक्टरी पे मत जाओ ना, सच्चाई पर जा रहे हैं हम। आपने सच्चाई की शपथ ली है तो आप जो बोलोगे सच बोलोगे। हमने वो रखा पास है। कर सुनने देगा क्या हो गया? ये चेयर खोलो, आप आगे आ जाओ। अरे मैंने कुछ कहा है? मैं तो आपको अच्छे लग रहे हो, मैं चाह रहा हूँ आप आगे आ जाओ। बड़े टाइम से ना तो आप वहाँ अनकंफर्टेबल लग रहे थे आप मुझे। अब देखो क्या हुआ, साड़ी खराब हो गई या खो गई, जो भी हुआ, फीमेल कोर्ट चली गई। कोर्ट में जज ने कहा कि भाई इसको एक रीजनेबल कंडीशन माना जाएगा कि जब अगर आप ऐसे किसी की साड़ी के साथ मिसप्लेस करेंगे, खराब करेंगे, तो यू हैव टू पे फुल। ये 15% लिखने से बात नहीं बनेगी। उनकी नई साड़ी थी, खराब कर दी, यू हैव टू पे इन। तो मैंने बताया पहले, ये जो वर्ड रीजनेबल है ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। स्पेशल कंडीशन तो समझ में आ गई थी, रीजनेबल तो समझ नहीं आ रहा था ना। रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? तो इसलिए ये मैटर कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। हम आपस में डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। हम आपस में डिसाइड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट नहीं पाए, मैटर कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट पहुंचेगा तो फिर कोर्ट जज ही डिसाइड करेगा। मैं कह रहा हूँ 15% दूंगा, आप कह रहे नहीं मैं तो 100% ही दूंगी, तो फिर भाई नहीं होगा। बार्गेनिंग हो जाए कोर्ट के बाहर ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। देखो क्या कह रहा है इसमें, where a launderer gives his customers a receipt for clothes, receipt for washing, the receipt carries special condition and are to be treated as having been duly communicated to the customer। अब वो कह रहा है जी मैंने तो स्पेशल कंडीशन रखी थी, एक स्पेशल कंडीशन वहां थी एयर टिकट में, हमने तो इसे स्पेशल कंडीशन माना है, क्योंकि खोना तो अपने अपने स्पेशल कंडीशन है। communicated to the customer and therein a tacit acceptance of these conditions is implied। तो उन्होंने ये वो पर्ची ले ली, उन्होंने पढ़ लिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने टैसिटली उसको एक्सेप्ट कर लिया बाय द कस्टमर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसीट। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नो, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेशल कंडीशन। ये स्पेशल कंडीशन नहीं है। आपकी दुकान में आग लग जाए वो स्पेशल कंडीशन है। एक्सीडेंट तो वो है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एयर फ्लाइट अगर क्रैश हो रही है तो कुछ नहीं कर सकते ना,
क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, खत्म। यही बात यहां पर है कि साड़ी खोना ये कैसे स्पेशल कंडीशन हो सकती है? आप इस स्पेशल कंडीशन के बेस पर तो जिसकी साड़ी पसंद आएगी, जिसके कपड़े पसंद आएंगे, आप कह दोगे खो गई, 15% में सुलटा लोगे। अगर 10,000 रुपए की साड़ी है, 1500 रुपए में आपकी तो 10,000 रुपए की साड़ी बन गई। तो जज ने वहां पर उसको समझाया कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेशल कंडीशन। समझ गए बात को? ये इस मैटर में जजमेंट किसके फेवर में आई? फीमेल के फेवर में आई। उसका नाम क्या है? आर मनु स्वामी। लिली वाइट तो वो है लॉन्ड्री जो चला, ठीक है जी। इसकी दुकान का नाम है, ये केस का नाम है लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। लिली वाइट दुकान का नाम। आप इसका जरा फैक्ट्स देख लीजिए, इसमें तो दिए भी हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। P delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new sari, held the terms were reasonable, and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. Special नहीं है ये condition, ये reasonable है। In the case referred above, the receipt documents have been accepted without a protest and hence amounted to tacit acceptance. जो रिसीट थी ना, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख, आपने कहा ना कैसे एविडेंस दोगे? दो चीजें बतानी पड़ेगी, साड़ी नहीं है तो उसका रिसीट, आपको ड्राई क्लीनिंग के लिए दी तो उसका रिसीट, वो दो तो आपको देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, आगे आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से पढ़ लीजिए। अब ये छोटी छोटी चीजें खत्म करते हैं, जल्दी से खत्म करना है। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? दिख रहा है पीछे सबको? पढ़ो आप पढ़ो। It is well established that a standard form of contract may be enforced on another who is subjectively unaware of the content of the document, provided the party wanting to enforce the contract has given notice which स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स बेटा बने हुए हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। किसी भी बाहर उस पर चले जाइए जो डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, उनको कहो कि एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है, वो खोलेगा रेंट एग्रीमेंट, बताओ जी नाम बताओ, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, एड्रेस बताओ, रेंट कितने का है और कुछ टर्म्स ये देखो जी लिखा हुआ है और कुछ आपने ऐड कराना है तो बता दो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आप दुकान से टीवी खरीदने जाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बिल है, आपके लिए कोई स्पेशल बिल नहीं छपता। कंप्यूटराइज ले लो या हैंड रिटन ले लो, सबका सेम होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स्ड है, उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे। in the circumstance of a case is sufficiently reasonable but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such state that it does not give reasonable notice on the face that it contains certain special condition. In this connection let us consider a converse situation. यहां से समझते हैं, देखो एकदम से क्लियर, कई बार ऊपर का नहीं समझ आएगा, नीचे का आ जाएगा समझ, मुझे पता है आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा। अब देखो क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोर्टर कैरियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी कंडीशन। आपने मान लीजिए यहां से मुंबई शिफ्ट करना है अपने घर को, एक गुप्ता एंड मूवर्स करके आता है, पैकर्स एंड मूवर्स आता है, आपने उसको बुलाया कि भाई मेरा सामान जो है मुंबई शिफ्ट करना है। उनके अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो आपको लाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स को, उसमें सारी कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। आपने भरा, साइन कर दिया,
वो अपने आप में माना जाएगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो तो एक्सेप्टेबल है दोनों तरफ से, लेकिन ड्यूरिंग जब एग्रीमेंट में आप पहुंच गए उसके बाद वो कहता है कि कुछ मैं चेंज कर रहा हूं एग्रीमेंट में, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? तो यहां पर क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली ही इशूड अ सर्कुलर टू द ऑनर ऑफ गुड्स। आपका सामान जा रहा है, पैक होकर ट्रक में पैक हो गया और चल दिया, और उसने आपके सामने एक भेजा क्या सर्कुलर, क्या कह रहा है, ऑनर ऑफ गुड्स लिमिटिंग हिज लायबिलिटी फॉर द गुड्स, लिमिटिंग हिज लायबिलिटी फॉर द गुड्स। कैसे? मान लो कह रहा है कि भाई जो आपका ट्रक में सामान रखा है उसकी वैल्यू तक कैसे होती है बेटे। आप जब कभी किसी को ट्रांसपोर्टर को बुलाएंगे ना तो उसमें सब कुछ होता है, हाँ जी ये क्या है, टीवी कितना पुराना है, इतना, तो इसकी वैल्यू ये है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाता है। वो लोग वैल्यू असेस करते हैं, उनका बंदा आएगा पहले वैल्यू करेगा, उसके बाद आपको बिल बताएगा और उसको लोड करके भेज देगा। अब वो एकदम से आ रहा है, चेंज कर रहा है माइंड कि नहीं हम जो है ना आपकी जो गुड्स की लायबिलिटी सिर्फ 20% तक फिक्स कर रहे हैं। आपका जो सामान उसके अंदर जा रहा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का है टोटल सामान, अगर बाई चांस कुछ हुआ तो आई विल कॉम्पनसेट ओनली 20,000 या 40,000, जो 10%, 20% या 50%। तो गड़बड़ भी कर सकता है गड़बड़। हालांकि उसके लिए फिर वो करता है, आपसे लॉक लगवाता है, उस पर सील लगवाता है, सब कुछ, आपके भी सिग्नेचर्स होते हैं, उसके भी सिग्नेचर्स होते हैं। सिस्टम वो ऐसा बना देता है कि चांसेस कम है, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। पूरा ट्रक ही गायब कर दे तब क्या कर लेंगे? अब वो कह देगा जी मेरा क्या करूं जी, ट्रक गायब हो गया, निकल रहा था, गुंडों ने लूट लिया, मिल नहीं रहा, चोरी की कंप्लेंट करा देगा, आपके हाथ में लाख रुपए पकड़ा देगा। समझ रहे हैं बात को? ये चांस है। अगर हम करप्ट वाली निगाह से देखो तो उसमें इसने क्या कहा, देखो, इन सच अ केस सिंस द स्पेशल कंडीशन वर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे थे उससे पहले आपने कोई इस तरह का इंटीमेशन नहीं दिया था। These were not binding on the owners of the goods। तो ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे अगर अलग आप एकदम से कुछ चेंज करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं। इसका सिंपल सा रीड, ठीक है जी। इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? इसको एकदम ब्रीफ कर रहा हूं, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये। परफॉर्मेंस होता है कि मैंने आपको ऑफर किया और आपको कहा कि आप इसको एक्सेप्ट इस तरीके से करेंगे कि 10,000 रुपए भेज दो। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप मेरी कार खरीदना चाह रहे हो, कार की प्राइस 2 लाख रुपए, अगर आप खरीदना चाहते हो तो शाम तक 6 बजे तक 10,000 रुपए भेज दो। आपने 10,000 भेज दिए, एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि आपको क्या परफॉर्म करना था? 10,000 रुपया देना। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। जब आप एक्सेप्टेंस देते हो तो एक्सेप्टेंस बताते हो ना उसको, तो जो आपको परफॉर्मेंस कही गई है तो आप परफॉर्मेंस को भी कम्युनिकेट करोगे। ये वो चीज कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर हमें आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है और आपने बोला था 10,000 रुपए भेज दो, मैंने 10,000 रुपए भेज दिए हैं, अपने अकाउंट में चेक कर लो। नींद आ रही है? पानी पी लो। थक गए? कितनी देर से चल रही क्लास? अभी तो 12:30 हुए हैं। बारिश हो रही, जा ही नहीं पाओगे। आज खत्म करना है आज, इसीलिए क्या थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, इसीलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूं। और आपको मैंने एकदम बता दिया कि कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी उतना ही जरूरी है। ठीक है जी। इसने एग्जाम्पल वापस वही लिया, कार्लिल वाला। कार्लिल ने एक्सेप्टेंस की थी, उसमें एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस भी था।
टर्म्स एंड कंडीशन में था कि भाई साहब जो आप स्मोक बॉल्स लेंगे उसको किस तरीके से आपने करना है यूज, वो बताया गया था। आपने सिर्फ स्मोक बॉल्स ले ली और आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, अब आप केस कर पाओगे? आपने यूज नहीं की। सुन रहे बच्चों? कार्लिल वाले केस में आपसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी करके पूछ ले कि हमने बर्नॉल तो खरीद ली, बर्नॉल में बोला जाता है कि जले हुए पर लगाओ तो दाग नहीं लगेगा और जल्दी आपको आराम मिलेगा। बर्नॉल खरीद ली लेकिन जलन हो रही है, लगाई नहीं, तो परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी ना। यहां पर भी वो यही कह रहा है, सेम चीज कि प्रपोजल में अगर आपको मेंशन है कि कम्युनिकेशन तो ऐसे करना है और परफॉर्मेंस के साथ ये कंडीशंस है, तो आपने परफॉर्मेंस कर दी, मुझे बता दो कि आपकी परफॉर्मेंस हो गई। तो कार्लिल वाले केस में उसने बताया, कार्लिल लेडी ने, कि मैंने स्मोक बॉल्स इनटेक की थी, उसके बावजूद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। यही था ना? ध्यान रखो। तो ये था इसका एक ब्रीफ कि जब भी कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वो भी आपको बताना जरूरी है कि मैंने वो परफॉर्मेंस की। इसके सिर्फ नीचे के 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं। द कोर्ट thus in process laid down the following 3 important principles। क्या प्रिंसिपल कोर्ट ने दिए हैं परफॉर्मेंस की कम्युनिकेशन के लिए? पढ़ो, आप पढ़ो, मास्क नीचे कर लेंगे। An offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him। क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो कोई टर्म जरूर होगी उसके अंदर। अगर कोई टर्म्स है ही नहीं परफॉर्मेंस को लेकर तो फिर तो उसमें परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं है, फिर तो परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, an offer may be made either to a particular person or the public at large। कार्लिल वाले केस को देखो, उसने बेस बना रखा है, या तो क्राउड को करो या स्पेसिफिक भी कर सकते हो। आगे, If an offer is made in the form of a promise in return of an act, the performance of the act, even without any communication thereof, is to be treated as an acceptance of the offer। यानी कार्लिल के केस को बिल्कुल उसने वो बना लिया। जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो नो डाउट आप उसे बताएंगे, लेकिन कह रहा है कि क्या एग्रीमेंट कंप्लीट होगा कि नहीं अगर मैंने परफॉर्मेंस की और आपको नहीं बताया? क्यों? मैंने ये नहीं कहा, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि मैंने कोई परफॉर्मेंस कर दी लेकिन आपको अभी कम्युनिकेट नहीं किया तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा क्या? कार्लिल वाले केस में तो उसने कब कम्युनिकेट किया? कब किया था उसने कम्युनिकेट? जब कोर्ट पहुंचे। लेकिन जब उसके कंडीशन को यूज कर लिया तो ये माना जाएगा कि परफॉर्म हो गया। कार्लिल के केस को इसलिए बेस बनाना है, हर वक्त हर जगह जरूरी नहीं है। कंपनियां तो रो जाएंगी जब ये बोला होगा कि जैसे ही आप कंज्यूम कर लो हमारे को एक मैसेज भेजना कि हाँ ये कंज्यूम्ड। पता चला कि एक ही दिन में 1 करोड़ मैसेज, रो जाएगी कंपनी, कहां रखेगी इतना सारा डाटा बैंक? समझ रहे हैं? ये सर्टेन केसेस में है कि अगर आपने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस की जो हमने कंडीशन रखी है, ये कब आ जाएगा? जब स्पेसिफिक वाला केस होगा। इन जनरल में तो जरूरत ही नहीं है, स्पेसिफिक वाले कंडीशन में है ये कि मेरी डीलिंग 1 to 1 चल रही है या कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ चल रही है, आपके साथ चल रही है मेरी कम्युनिकेशन, मान लो तो आप तो सिलेक्टेड ग्रुप है। समझ रहे हैं बात को? अब फटाफट रिवोकेशन पर आ जाएं, छोटा सा टॉपिक है रिवोकेशन। वैसे तो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चल रहे थे। रिवोकेशन होता है कि मैंने ऑफर किया लेकिन मैंने रिजेक्ट भी कर दिया। नहीं सॉरी, गलती, ये मैं ऑफर आप वापस ले आओ। ये कब कर सकता हूं? पहली बात जब फेस टू फेस चल रहा है तो उसमें तो मुझे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैंने ऑफर की, आपके मुंह से हाँ निकलने से पहले मना कर दूं तो बात है, ठीक है जी। उससे पहले मना कर दूं तो बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जहां टेलेक्स के ऊपर चल रहा है, टेलीफोन पर बात चल रही है और जहां फेस टू फेस बात चल रही है वो वन एंड द सेम थिंग है, तो वहां पर रिवोकेशन की गुंजाइशें कम है। और इसीलिए ये भी कहा गया कि अगर रिवोकेशन की गुंजाइशें खत्म करनी है तो इसी तरह के एग्रीमेंट करो। तो रिवोकेशन कहां पर आ रहा है? जहां रिटर्न चल रहा है, क्योंकि टाइम लैप्स वही होता है।
ऐसा नहीं कि वर्बल में नहीं हो सकता, वर्बल में हो सकता है। मैंने 6 बजे तक का टाइम दे दिया, फेस टू फेस चल रही है, मैं बैठा हूं कि हाँ 6 बजे तक सोच के बता दो, तो ऐसे बात कहना कि सर फेस टू फेस वहां कैसे हो गया। टाइम अगर मिल गया तो पॉसिबल है, टाइम नहीं मिला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रिटर्न में तो टाइम मिलना ही मिलना है, हाँ तो मिलना ही मिलना है। तो रिवोकेशन बाय, अगर मैं ऑफर की बात करूं तो जब आपने प्रपोजल दिया और मेरे पास प्रपोजल पहुंचा, मेरे देखने से पहले अगर आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर लेते हैं तो वो रिवोक माना गया। लेकिन मैंने जैसे देख लिया तो वो रिवोक का प्रोसेस आपके पास से खत्म हो गया। मैंने एक्सेप्टेंस भेजी आपको, आपके देखने से पहले मैं रिवोक कर सकता हूं उसको, लेकिन अगर आपने देख लिया तो अब मैं रिवोक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये रिवोकेशन है। देखो जरा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी ऑफरर के अगेंस्ट कब है, पढ़ो क्या लिखा है, when it put into course of transmission to the person to whom it was made, so to be out of the power of the person who makes it. मतलब देख लो, ये अच्छा ये एक्सेप्टेंस का था नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अच्छा रिवोकेशन कह रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, क्या कह रहा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब यहां पर रिवोकेशन को लेकर कह रहा है सिर्फ। अब मान लो ऑफरर ने रिवोक कर दिया कि हाँ भाई मेरी तरफ से कैंसिल, तो जब मैंने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया तो मैं क्या उसको एक्सेप्ट करा सकता हूं, अब नहीं करा सकते, खत्म हो गया। फिर क्या कह रहा है, अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज, अब उसके अगेंस्ट भी चला गया। तो रिवोकेशन में ज्यादा दुविधाएं नहीं है, जो हमारा उस साथ साथ जो करते हुए चल रहे थे उसी को आपने फोकस करना है। इसमें एग्जाम्पल देखो क्या दे रहा है, ये देखो, अब आपको ना ऐसी कम्युनिकेशन में समझा रहा है, इफ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड बाय मी, मेड टू मी बाय अ टेलीग्राम। अब आप लोगों ने क्या कह रहा है, इफ यू रिवोक योर प्रपोजल, आपने कोई प्रपोजल मुझे दिया था और अब वो प्रपोजल आप रिवोक करना चाहते हैं, द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट, आपकी तरफ से रिवोकेशन कैसे कंप्लीट होगी, एज फार एज यू कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न व्हेन यू हैव डिस्पैच्ड द टेलीग्राम। आप लोगों को रिवोकेशन करनी है, आपने चिट्ठी डाल दी तो आपके हाथ से खत्म। अब रिवोकेशन को आप रिवोकेशन को भी रिवोक नहीं कर सकते। बट एज फार एज आई एम कंसर्न it will be complete only when I receive the टेलीग्राम। ठीक है जी, आई समझ में बात। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा, अब आप समझाएंगे, अब कोई जो पढ़ेगा वो कुछ पढ़ने वाला नहीं समझाएगा, कोई दूसरा समझाएगा। चलिए कौन पढ़ेगा, अरे थोड़ी सी एनर्जी ले आओ, 10 मिनट कितना रह गया है, बस खत्म, ज्यादा नहीं बचा है। बताओ सर कौन सा पढ़ना ये पढ़ना, ये बात एज रिगार्ड्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। As regards revocation of acceptance, if you go by the above example, I can revoke my acceptance for your order by a telegram. This अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना है। पहले था कि ऑफरर की तरफ से रिवोकेशन थी, अब मैं जो एक्सेप्टर हूँ मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ। अब उस एंगल से पढ़ना है। This revocation of acceptance by me will be completed when I dispatch the telegram and against you
it will be completed when it reaches you. मतलब सिंपल सा है। वहां पर प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से था या एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जैसे ही मैंने रिवोकेशन की चिट्ठी डाल दी मेरे हाथ से खत्म। अब जैसे ही आपने पढ़ ली तो आपके हाथ से खत्म। ये एग्जांपल मैं पढ़ देता हूँ, एग्जांपल 58। वो कह रहा है जब बिड लगती है टेंडर के केस में, जो हैमर जैसी जमीन पर मारा जाएगा या डेस्क पर, क्या माना जाता है कि आपके फेवर में आ गया। तो कह रहा है हैमर गिरने से पहले अगर आपने रिवोक कर लिया अपना बिड तो वो रिवोक हो जाएगा, नहीं तो अगर जैसे ही एक बार हैमर गिर गया तो वो रिवोक नहीं। समझ गए बात? देखो यही लिखा हुआ है, पढ़ लो। द बिडर एट द ऑक्शन सेल में विथड्रॉ हिज बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर बाय फॉल ऑफ हैमर। उस हैमर के गिरने से पहले, क्योंकि वहां पर हैमर जो था एक कंडक्ट था, जैसे ही वो हैमर गिरेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होकर प्रॉमिस बन जाएगा। लेकिन हैमर गिरने से पहले आपने रिवोक कर लिया तो वो रिवोक होगा। उसको याद आया, सॉरी सर मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं है, गलती से ज्यादा बोल गया, प्लीज सॉरी। उसमें पेनल्टी लगती है कुछ, लेकिन बिड से बच गए। अब बिड की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और सर अगर बिड कर दी है तब भी पैसे नहीं तो फिर बंदा भेज देते हैं। फिर तो पिक्चरों वाला स्टाइल चलेगा, पिक्चरों में सही दिखाते हैं, कंप्लीट हो चुका, यू हैव टू पे। है नहीं पैसा तो यू हैव टू पे। क्या करो मुझे, ये आपकी हेडेक है, पर्सनल एसेट्स में ये आपकी हेडेक है भाई साहब। नहीं तो पेनल्टी, भाग गया तो भाग गया। जो उसके क्लॉजेज होंगे फिर उस क्लॉजेज के साथ चलेगा मैटर। बिजनेस चल रहा है ना, ये थोड़ी कि पहले से आप एस्टिमेशन करके जाओगे, आपको पहले से प्री इन्फॉर्म था, और उस प्री इन्फॉर्म में आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे और बिड लगा है। भाई ऑप्शन फीस को ऐसे एंड बैड बनते हैं। यही सिंपल उसी को बोल रहा है। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये रिवोकेशन का एक सिंपल सा है। ठीक है जी? छुट्टी सर नहीं बहुत है भाई। नहीं, और कुछ नहीं, वो सारा रिपीट ही कर रहा है, चिंता ना करो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट में आपका पोस्ट का समझा चुका हूँ, अभी रुक जाओ, बड़े लास्ट तक जाएंगे तब करूँगा। हाँ आई नो, मुझे भी लग रही है यार। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट नहीं देख सकता, चलो। सो नाइस ऑफ यू। कॉन्ट्रैक्ट ओवर पोस्ट हम पढ़ चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन हमने डिस्कस कर लिया, ये उनको ब्रीफ कर रहा है, वही चीजें हैं। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। बस ये खत्म है, लास्ट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन के अलावा और क्या ऐसा हो जाए जिससे रिवोकेशन हो जाए। कम्युनिकेशन तो है ही है, कम्युनिकेशन तो है ही है ऑफर रिवोक करने का तरीका, उसके अलावा कुछ और बोले गए कि क्या है। ये मोड्स हैं आपके पास 7। पहला कह रहा है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एग्जाम्पल में कह रहा है ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000 थ्रू अ पोस्ट, बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट, वही सेम चीज आ गई। बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपने बनाना खरीदने का 7 दिन का टाइम ले लिया, जबकि 3 दिन में तो बनाना ही खराब हो गया, लैप्स ऑफ टाइम रिवोक हो गया। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये तो ऑब्वियसली मैंने कहा था 10,000 रुपए दे दो कंप्लीट हो जाएगा, आपने 10,000 ही नहीं भिजवाए और कह रहे हो जी हाँ तो मैंने तो एक्सेप्टेंस भेज दी थी। नहीं, जब आपने परफॉर्मेंस ही नहीं की, यहाँ पर परफॉर्मेंस वाली बात आ गई, अगर परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट रिवोक हो जाएगा। डेथ और इंसेनिटी, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है कि भाई मैं किसको बाउंड करूँ, बाउंड ही नहीं कर सकते, जो जिसको बाउंड कर सकते थे वो है नहीं अब पर। बाय काउंटर ऑफर तो हमने कहा ही था अभी, एंटोर्स वाले केस में आ गया, पहला अपना आप ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, माइल्स वाला काउंटर ऑफर में रिवोकेशन हो जाती है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड,
ये भी वही चीज हो गई कि हमने एक मोड आपको बताया हुआ था, उस मोड को आपने यूज नहीं किया। मैंने कहा है आप सुन लो, सुनते तो जाओ। मैंने आपको कहा था कि आप फिजिकली मेरे पास आएंगे और बताएंगे, आप आए ही नहीं बताने। पर सर जी सेम कंडीशन वाला ही है वैसा से ही थोड़ा सा अलग कर दिया। वहां पर कंडीशन की जो परफॉर्म करनी है, यहाँ पर मोड वर्ड बोल दिया। ये एक्सेप्टेंस की मोड क्या होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, लॉ में यही है कि छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं, ये इन्हीं को ध्यान रखना पड़ता है। और जो डिस्कशन से निकल कर आएंगे, अब जो नहीं सुनेगा वो कहेगा कि एक ही है था जी, कंडीशनल और ये तो सब सेम है। वहां परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ मोड की बात हो रही है। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। मैंने आपको बताया भी था कि दिल्ली के अंदर एक टाइम ऐसा आया था कि जो दिल्ली के अंदर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को एकदम से बैन कर दिया गया। उसका बैन होने का मतलब ये हुआ कि उसको ये तक कह दिया गया कि अब जो भी यूनिट ऐसी पाई जाएगी उसको सील कर दिया जाएगा और वो इलीगल ट्रीट की जाएगी। तो एकदम से इलीगल हो गया, क्या करें। तो अब तो हम डिलीवर वहां कर ही नहीं सकते, तो वहां पर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर टुडे। आप लोग एक इसका ओवरऑल स्टडी कर लो जल्दी से और मुझे बता देना। 2-3 क्लास के बाद हम इसका टेस्ट लेंगे इस पूरे चैप्टर का, जिसमें केस स्टडीज को भी हम ले सकते हैं और छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। ठीक है जी, एमसीक्यू वगैरह भी सर कब लोगे? वो देख लेंगे, एमसीक्यू भी ले लेंगे। अगर कहोगे तो एक छोटा कुछ पोर्शन ऐसा 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू ले लेंगे, प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। 10 बल्कि हमारा तो टेक्स्ट आता है अभी, तो टेक्स्ट भी ले लेंगे। एमसीक्यू से ये है कि थोड़ा सा माइन्यूट नॉलेज भी एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मतलब बस क्वेश्चन आंसर होंगे कि एमसीक्यूज वगैरह भी हो सकता है? बस क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि एमसीक्यूज वगैरह भी हो सकता है? नहीं, मैं आपकी सजेशन अच्छी है, मैं डाल दूंगा। सर एग्जाम में